आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मोर ऑन प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड। यानी कि ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन के अंदर है, जो कि हम ग्राफिकल मेथड के ऊपर एक प्रॉब्लम कर रहे थे। और उस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि हमें एक कंपनी जिसका नाम एलपी कंपनी था, उसके दो प्रोडक्ट्स वाई और जी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी। और इसके अलावा हमने ये करना था कि ऑप्टिमम बेनिफिट कितना होगा जब उसके पास लेबर, मटेरियल और मशीन की कैपेसिटी के अंदर कॉन्स्ट्रेंट्स होगा, यानी कि ये लिमिटिंग फैक्टर होंगे। तो इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए पिछले वीडियो के अंदर हमने वेरिएबल्स भी डिफाइन कर लिए थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया था, कॉन्स्ट्रेंट्स भी डिफाइन कर लिए थे, और इसके बाद हमारा रह गया था ग्राफ बनाना। तो अब हम चलते हैं कि ये जो सारी हमने यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर जो कंस्ट्रेंट थे वो डिफाइन कर लिए, तो इनको अब ग्राफ के ऊपर किस तरीके से ड्रा करते हैं। तो चलते हैं हम अपने ग्राफ की तरफ। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया है जहाँ पे हमारा ओरिजिन है 200, 400, 600 और 800 का। हमने यहाँ पे लाइंस लिए हैं, और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जी जो है उनको हमने एक्स एक्सिस के ऊपर रखा है। प्रोडक्ट वाई के जो यूनिट है उनको हमने वाई एक्सिस के ऊपर रख दिया है। अब हम अगर अपने क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, तो अगर सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं, तो वो हमें कह रहा था कि मैक्सिमम वो 3440 मटेरियल यूज़ कर सकता है केजी, या इससे कम ही कर सकता है। इतने ही क्यों कर सकता है? क्योंकि ये कंस्ट्रेंट था। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जी अगर हम मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए वाई का कोई भी यूनिट ना बनाए, तो जी के कितने हमारे पास बन सकते हैं? तो जी के हमारे पास 860 यूनिट्स बन सकते हैं। इसको हम ग्राफ पे किस तरह शो करेंगे? ग्राफ पे करने के लिए हमें ये देखना होगा y 0 है तो z हमारे पास 860 हो जाएगा। तो यानी कि y यहाँ पे हमारे पास 0 होगा और z जो है वो हमारे पास 860 ये इस जगह पे कहीं पे लाइक कर रहा होगा। इसको यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद क्या करना है जी? इसके बाद है हमारे पास अगर हम जी का कोई यूनिट भी ना बनाए, तो मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए बाकी चीज़ अगर हमारे पास फुलफिल हो रही हैं, तो वाई के कितने यूनिट बन सकते हैं? तो वाई के हमारे पास 430 यूनिट बन सकते हैं अगर हमारा जेड का कोई भी यूनिट ना बन रहा हो। तो इसके अलावा मतलब ये हो गया कि जेड यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा, लेकिन जो वाई है हमारे पास कितना आ जाएगा? 430। तो इसको मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो मटेरियल के लिए लाइन बनेगी वो हमारी लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, जिसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से ड्रा कर लिया। ये हमारी किसकी लाइन है? ये है हमारी मटेरियल की। तो यहाँ इसके साथ में m लिख देता हूँ। अब अगर हम चलते हैं अगला जो हमारा वेरिएबल था कि जिसके अंदर हमने कहा था कि लेबर है, कि हमारे पास मैक्सिमम 2880 आवर्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम लेबर को इस्तेमाल करते हुए वाई का कोई यूनिट नहीं बनाते, तो जेड के हमारे पास कितने बनेंगे? तो हम देख सकते हैं कि जेड के हमारे पास 360 इसके हमारे पास यूनिट बन रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे ग्राफ पे किस तरह ड्रा करेंगे कि y हमारे पास 0 है लेकिन z हमारे पास 360 है। ये जो हमारे पास कुछ ऑलमोस्ट इस जगह पे आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैं इसको 360 की जगह पे यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ। अब हमारे पास दूसरा ये है कि अगर z का कोई यूनिट ना बने, तो y के कितने बनेंगे? y के हमारे पास 480 बनेंगे। तो 480 यहाँ पे कुछ ऊपर होगा, इसको यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास लेबर की जो लाइन बनेगी हमारे पास, या जो ड्रा होगा इस ग्राफ के ऊपर, वो कुछ इस तरीके से होगा। और ये हमारे पास किसकी बन जाएगी? लेबर की, जिसको मैं एल के साथ डिनोट कर रहा हूँ। अब इसके बाद अगर चलते हैं मशीन आवर्स की तरफ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मशीन आवर मैक्सिमम 2760 अवेलेबल हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इतने मशीन के आवर्स को यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वाई का अगर कोई यूनिट ना बने, तो जेड के हमारे पास कितने बनेंगे? जेड के हमारे पास 460 बनेंगे। तो यहाँ पे 460 राउंड अबाउट यहाँ पे आ रहा होगा। और इसके अलावा अगर मशीन आवर्स को इस्तेमाल करते हुए जेड का कोई भी यूनिट ना बने, तो वाई के हमारे पास कितने यूनिट बनेंगे? वाई के हमारे पास 690 यूनिट बनेंगे, जो हमारे पास ऑलमोस्ट इस जगह पे लाइक कर रहा होगा। तो अब हम इन दो पॉइंट को आपस में जोड़ देते हैं, जो कि हमारे पास किसका? मशीन आवर का। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एम और एच मशीन आवर की, ये हमारे पास जो है वो लाइन आ जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ पे नीचे देखें तो हमें ये दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 420, जो क्या थी? कॉन्स्ट्रेंट ऑन सेल्स थी y की, कि y के मैक्सिमम आप 420 यूनिट बेच सकते हो। तो इसको भी हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं कि y जो है वो हमारे पास मैक्सिमम कितना होगा? हमारे पास मैक्सिमम 420 होगा, जो यहाँ पे हमारे पास कहीं ऑलमोस्ट इस वाली जगह पे आ रहा होगा। तो ये जो y की कंस्ट्रेंट थी सेल के ऊपर 420 की, वो यहाँ पे हमने इस वाली लाइन के साथ ड्रा कर दिया। इसके साथ में यहाँ पे अब जो है वो y लिख लेता हूँ कि ये हमें ताकि याद रहे कि ये हमारी कौन सी थी? ये हमारी
वाई वाली लाइन थी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब हमने फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई करना है, यानी ऐसा रीजन जो हमने पिछले वीडियोस के अंदर देखा था कि ये तमाम कंस्ट्रेंट्स पूरे हो रहे हों और हमारे पास जो है वो एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ जिसकी वजह से हम बढ़ सके, यानी कि हम मटेरियल को भी, ये जो हमारे पास यहाँ पे था मटेरियल को भी, इसके अलावा हम अपने लेबर को भी, मशीन आवर्स को भी, और इस वाली जो सेल्स की कंस्ट्रेंट है, इन सब को जब हम देखें तो हमारे पास वो फिजिबल रीजन बनना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये वाला फिजिबल रीजन हो इस तरीके से, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेबर और ये है हमारे पास आ रहा है, लेकिन मशीन आवर्स जो है वो बाहर चले जा रहे हैं, इसकी वजह से जो हम इसको नहीं ले सकते। अगर हम यहाँ पे आते हैं मशीन आवर्स की इस वाले पॉइंट को लेते हैं इस तरीके से करके, तो ये हमारे पास लेबर और मशीन आवर्स जो है वो मशीन आवर सिर्फ हमारा बाहर जा रहा है। अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमारे इस वाले पॉइंट की के ऊपर आए तो वही बात हो जाती है कि मशीन आवर बाहर आ जाते हैं और ये भी बाहर आ जाता है। तो अब हमने ऐसा एरिया आइडेंटिफाई करना है कि जिसके ऊपर हमारा तमाम के तमाम कंस्ट्रेंट आइडेंटिफाई हो रहे हो। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ओ ये वाले पे हमारा आ रहा है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये वाला एक हमारा रीजन बन रहा है जिसके जो सारे जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं उनके अंदर आ रहा है। एक ये वाला हमने पहले आइडेंटिफाई किया, फिर हमारे पास ये वाला आ रहा है, उसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट ये आ रहा है और इसके साथ ही एक पॉइंट ये आ रहा है। इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये मेरे पास इस तरीके से बन रहा है कि ये वाला एक पॉइंट इसके ऊपर और एक वाला इस वाले पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास ये फिजिबल रीजन हमारा बन रहा है। तो इसको अगर मैं प्लॉटिंग दूं तो हम इस तरह कह सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को ए बी सी और डी और ये हमारे पास ओ जो है ये ओरिजिन है, तो हमारे पास हमारा फिजिबल रीजन बन जाता है कि ए बी सी डी और ओ, ये जो हमने यहाँ पे अभी बना लिए हैं ये हमारा फिजिबल रीजन आ रहा है। अब हमने फिजिबल रीजन जब आइडेंटिफाई कर लिया तो अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है कि जो हमारा पॉइंट ए है इसके ऊपर हमारे एक्स और हमारे y की वैल्यू कितनी आती है, यानी कि x हमारे पास ये जो प्रोडक्ट z है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है और हमारे पास प्रोडक्ट y के जो यूनिट है उनकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इस केस के ऊपर प्रोडक्ट z 0 है, लेकिन प्रोडक्ट y जो है वो 420 होगा, क्योंकि ये जो y की जो सेल्स थी वो 420 तक थी, तो वही हमारा यहाँ पे फिजिबल रीजन का पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं कि एट पॉइंट ए हमारे पास क्या हो रहा होगा। हमारे पास y जो है वो 420 है y हमारे पास, और जो है हमारे पास प्रोडक्ट z जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा, जो हम यहाँ पे ग्राफ पे भी देख रहे हैं कि z जो है वो 0 है और y जो है वो 420 के ऊपर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम अपने पॉइंट b की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं कि एट पॉइंट बी क्या हो रहा है। पॉइंट बी के ऊपर हमारे पास y जो है वो फिर 420 आ रहा है। इसको मैं भी ग्राफ से देख लेता हूं कि किस तरीके से कि ये हमारे पास y फिर 420 क्या आ रहा है, क्योंकि इसके बराबर आ रहा है, लेकिन जो हमारे पास z है ये हमारा इस जगह पे कहीं पॉइंट बन रहा है। तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमारे सबसे पहले देखेंगे हमारी कौन कौन सी लाइन इसके ऊपर क्रॉस हो रही हैं। एक हमने सबसे पहले देखा कि हमारी ये जो y वाली जो हमारे पास डिमांड की लाइन थी वो जा रही है और दूसरी ये हमारी मटेरियल की लाइन आ रही है। तो अब इन दो लाइनों का इस्तेमाल करते हुए हमने पॉइंट बी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास मटेरियल की इक्वेशन बन रही थी उसको यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इसके अलावा हमारे पास y की वैल्यू हमने ऊपर देखा था कि 420 थी इस लाइन के ऊपर ही, तो यहाँ पे हमारे पास y जो है वो 420 ही है। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं इस पूरी इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास कुछ इस तरीके से सिनेरियो बन जाएगा। सबसे पहले पुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो हमारे पास क्या होगा कि y की जगह हमारे पास 420 आ जाएगा, z और 4z अपनी जगह पे और ये वाली सारी वैल्यू अपनी जगह पे आ जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास z की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20 यूनिट्स आ जाएगी। अब ये पॉइंट ए के ऊपर और पॉइंट बी के ऊपर हमें क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि अगर हम 420 यूनिट बनाए और z का कोई यूनिट ना बनाए तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है मैक्सिमम हो। पॉइंट बी हमें बता रहा है कि जी y के 420 बनाए लेकिन z के भी साथ अगर आप 20 यूनिट्स बना लें तो आपका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम पॉइंट सी के ऊपर देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है उसको देखने के लिए कि हम y के और z के कितने यूनिट बनाए, इसके लिए हमें सबसे पहले ग्राफ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे पॉइंट सी के ऊपर ना हमें
वाई की वैल्यू का एग्जैक्ट पता है, क्योंकि यहाँ इधर नीचे कहीं पे आ रही है, लाई कर रही है, और ना ही हमें जेड के यूनिट का पता है। तो इसको पता चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, यानी दो एक दूसरे को काट रही हैं। तो एक वाली जो है हमारे पास मटेरियल की लाइन आ रही है, दूसरी हमारे पास लेबर की लाइन आ रही है। तो इसको हम अब क्या करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन को यूज करेंगे, और यूज करते हुए अब हम पॉइंट सी के ऊपर वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए मैंने मटेरियल की और जो लेबर की हमारे पास इक्वेशन बनी थी ऊपर, उसको मैंने यहाँ पे एक दफ़ा फिर से रिकॉर्ड कर लिया। अब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर देखते हैं कि हमारा अगर हम यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दो इक्वेशंस को, तो हमारे पास वाई और जेड की वैल्यू आ सकती है। तो इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें जेड को भी यहाँ पे 4 है उसको 8 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बराबर लाना है। तो इसके लिए मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं इस इक्वेशन सारी वाली को, तो हमारे पास ये वाला रिजल्टेंट फिगर आ जाएगा कि हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 2 जब होगा 16y, इसी तरीके से 8z और 34 40 को करेंगे तो 6880 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं कि 16y 6y है, ये आपस में माइनस हो रहे होंगे, 8z और 8z आपस में माइनस हो रहे होंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा कि जब हमारा 16y में से 6x निकल जाएंगे तो ये 10y आ जाएंगे, और ये आपस में दो कट जाएंगे प्लस माइनस होके, और ये 6880 से 2880 जब लेस करेंगे तो हमारे पास 4000 आ जाएगा। तो यूं हमारे पास जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, y हमारे पास 400 आ जाता है। अब अगर हम ये y की वैल्यू को पुट करें इसके अंदर, तो हमारे पास z की वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं कि बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, तो हम इससे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये सारी इक्वेशन रीअरेंज होके इस फॉर्म में आ जाएगी कि y की जगह हमारे पास 400 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 16 करेंगे प्लस 8z इज इक्वल टू 6880। सॉरी, ये जो हम पुट कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं, चाहे इसके अंदर हम y की वैल्यू डालें या इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, तो इससे हमारे आंसर के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं 16 की जगह 16 आ गया, y की जगह 400 आ गया, और 8z अपनी जगह पे आ गया, तो ये 6880 भी अपनी जगह पे ही रहा है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो z की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है जी कितनी, 60। अब ये पॉइंट सी हमें ये बता रहा है कि आप y के 400 और z के 60 यूनिट्स बना के अपने कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास पॉइंट डी आ जाता है कि उसके अंदर अब हमने क्या करना है। तो इसको देखने के लिए हम ग्राफ के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि डी जो है हमारे पास 360 आ रहा था जब हमारे पास जी जो है 360 था, तो डी पॉइंट वो बन रहा था, लेकिन यहाँ पे वाई की वैल्यू कोई भी नहीं है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं कि वाई 0 है और डी जो है वो हमारा जी हमारा जो है वो 360 है पॉइंट डी के ऊपर। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें ही 0 0 हैं। अब जब हमारे पास पॉइंट ए बी सी डी और ओ जो हमारा ओरिजिन था उसके हमारे पास यूनिट्स आ गए हैं, तो अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव था क्या था कि कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एक दफ़ा फिर यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिन के पॉइंट बने थे उनको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना आया था। अब कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ए के ऊपर जो हमारे पास वाई के यूनिट थे बी सी डी ओ बारी बारी हमने वो पुट करने हैं, प्लस उसके अंदर करना है जो इन पॉइंट के ऊपर हमारे पास जी के यूनिट्स आ रहे थे उनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को z के यूनिट और 14 को y के यूनिट बारी बारी ए बी सी और डी और ओ पॉइंट के लिए, तो हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूशन इन रुपीस इस तरीके से निकल आएगी कि हर एक पॉइंट की हमने पहले से निकाल के रखी हुई है। पॉइंट ए के ऊपर 5880 आती है, बी के ऊपर 6200, सी के ऊपर 6560, डी के ऊपर 5760 और ओ पॉइंट के ऊपर यानी ओरिजिन के ऊपर हमारे पास कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे वाई और जेड का कोई भी यूनिट नहीं बन रहा था। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेसिकली क्या था कि हमने कंट्रीब्यूशन को क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इन पांचों वैल्यू में से कौन सी जगह पे हमारा कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो पॉइंट सी के ऊपर आ रहा है, जो है हमारा 6560। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम यूनिट बना रहे होंगे, कितने यूनिट है सी के ऊपर, हम अगर फिर से देखें तो जेड के 60 यूनिट और वाई के 400 यूनिट जब बनाएंगे तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैक्सिमम हो सकता है।
तो इस तरह इस वीडियो में और इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा कि जब भी कोई ग्राफिकल मेथड के ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है।